नमस्कार, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। पिछले पॉडकास्ट में हमने अनंत श्री से नार्सिसिज्म आत्ममुग्धता पे बातचीत की थी। आज हम उसके और गहरे पहलुओं को स्पर्श करेंगे। जिन मित्रों ने भी पिछले पॉडकास्ट को नहीं देखा है वो जाएं और उसको ज़रूर देखें। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए अनंत श्री का स्वागत करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। पिछले पॉडकास्ट में अनंत श्री आपने नार्सिसिज्म पे बहुत कुछ समझाया था। आज हम उसके और गहरे डायमेंशन को स्पर्श करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन यही है अनंत श्री कि आपने पिछली बार एक मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म का टॉपिक लिया था। आपने बोला था कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उसको और एलाबोरेट करेंगे। नार्सिसिज्म में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक आता है, उसी में हमने देखा था कि मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म भी होता है। मैं चाहता हूँ अनंत सर इसको एक सरल शब्दों में इसको थोड़ा और एलाबोरेट करिए आप। मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म को अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो ये होगा घातक आत्ममुग्धता या कैंसरस आत्ममुग्धता। एक आत्ममुग्धता जो व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व तक ही सीमित है, वो तो सामान्य नार्सिसिज्म हुआ। और मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म जब वो इतनी विकृत हो जाए आत्ममुग्धता कि नुकसान पहुंचाने लगे उसके स्वयं के व्यक्तित्व को, और फिर उसके व्यक्तित्व से बाहर निकलकर दूसरों को और समाज को भी नुकसान पहुंचाने लगे, विनाशक हो जाए, डिस्ट्रक्टिव हो जाए, तो उस अवस्था को हम कहेंगे मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म। एंटी सोशल हो जाए, व्यक्ति दूसरों के ऊपर आधिपत्य जमाने की कोशिश करे, दूसरों को परेशान प्रताड़ित करने की कोशिश करे, इतना आत्ममुग्धता का वातावरण उसके माध्यम से बन जाए कि वो संगठन बना ले, विचारधाराएं बना ले, कल्ट बना ले, और उन सबके माध्यम से ही एकमात्र उसकी जो आकांक्षा हो दूसरों पर शासन करना, उनको कंट्रोल करना, और इस सब के माध्यम से अपनी आत्ममुग्धता की भरपाई करना। और इसको एक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे बिल्कुल साफ साफ, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक चीज़ है और मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म में एक और डिसऑर्डर जुड़ जाता है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ASPD। NPD प्लस ASPD मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म बन जाता है। पिछली बार अनंत श्री आपने जैसे खुद में अगर नार्सिसिज्म के जो कैरेक्टर हैं वो दिख जाएं तो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं आपने बताया था। अगर मान लीजिए परिवार में या समाज में किसी व्यक्ति के नार्सिसिस्टिक होने का हमें पता चल जाए और हमें परिवार है तो हमें समय बिताना ही पड़ेगा, समाज है तो हम समय बिताते ही हैं, तो उसके नार्सिसिस्टिक बिहेवियर के साथ हम कैसे चल सकते हैं या उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस पूरे सिचुएशन को टैकल कैसे कर सकते हैं? नार्सिसिस्टिक जो मैलिग्नेंसी का शिकार हो गया है उसके साथ टैकल करना सचमुच में कठिन तो है, लेकिन फिर भी किया जा सकता है। हमको अपनी ही अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, हमको अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी पड़ेगी, और हमको डिटैच होना सीखना पड़ेगा कि हम चारों तरफ की परिस्थितियों से, व्यक्तियों से कितना असंपृक्त रह पाते हैं, डिटैच रह पाते हैं। फीलिंग ऑफ लेट गो, चीज़ों को पकड़े नहीं, उनको जाने दें, ये हम कर सकते हैं। अन्यथा नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो उस मैलिग्नेंसी का शिकार हो गया है, घातक स्थिति का, वो तो हर संभव कोशिश करेगा कि उसके जाल में लोग उलझ जाए। वो उस मकड़ी की तरह हो गया होता है जो बस बैठा भी है खाली तो भी वो जाला बुन रहा है। उस जाल में कौन फंसेगा, यही उसका जो घातक व्यवहार है। कई बार तो शुरुआत में परिवार में भी हुआ तो टारगेट होते हैं परिवार के कुछ लोग, लेकिन फिर जब विकृति और बढ़ती जाती है तो कोई भी टारगेट नहीं रह जाता। जो भी उस जाल में फंस जाए, जो भी उसका शिकार हो जाए, वो उसमें रस लेता है। तो इस व्यक्ति से डील करने के लिए हम उसकी तरफ कुछ नहीं कर सकते,
हमको अपनी तरफ ही लौटना पड़ेगा, हमको अपनी तरफ आकर ही काम करना पड़ेगा। हम अपनी व्यक्तित्व को सशक्त बनाएं, ज़्यादा ठहराव वाला बनाएं और उलझे नहीं चीज़ों में। हमने अगर पहचान लिया है, क्योंकि उलझना ही उसका भोजन है, हम उलझे और उसका भोजन प्रारंभ हो। इस व्यक्ति से डील करने के लिए जो उपाय है वो भगवान बुद्ध की उसी प्रसिद्ध कथा में है, जहाँ पर घटना है कि वो जा रहे हैं मार्ग से और कोई व्यक्ति उनके ऊपर थूक देता है। वो अपने चीवर से बस उसे पोंछ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कुछ नहीं कहते। अगर वो कोई प्रतिक्रिया देते तो क्रिया प्रतिक्रिया का एक जाल खड़ा हो जाता। तो मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म का सबसे बड़ा भोजन क्रिया प्रतिक्रिया का जाल है। क्रिया हमने देख ली और हम प्रतिक्रिया से मुक्त रहने की कोशिश करें। लोग कहेंगे कठिन है, हाँ कठिन है, लेकिन यही उपाय है। कई बार तमाम चीज़ों को हमको डील करने का उपाय भी कठिन होता है। कई औषधियाँ भी कठिन होती हैं, कड़वी होती हैं। तो मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति अगर आ गया है सामने, तो आप अगर अपनी ध्यान पूर्णता विकसित नहीं कर पाएंगे, आप मेडिटेटिव नहीं हो पाएंगे, तो आप उसके शिकार हो जाएंगे। तो ये चुनौती है आपको अपने ऊपर लौटने की। नार्सिसिस्टिक पर्सन जो होता है ना, सिर्फ वो काफ़ी स्टार्टिंग में बहुत लव दिखाता है, केयर दिखाता है, ताकि लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हों, और वो अट्रैक्ट करता भी है। लेकिन कभी कभी एक ऐसी कहानी वो बुनता है और सामने वाले को भी एक ऐसी कहानी सुनाता है कि सामने वाला व्यक्ति मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उस फ्रेम में इतना बंध जाता है कि वो रियल कहानी को नहीं देख पाता या रियलिस्टिक चीज़ को नहीं देख पाता है। तो अगर कोई व्यक्ति एक कहानी फ्रेम कर रहा है, तो हम उस कहानी को कैसे देखें, उससे कैसे डिटैच हों हम लोग? सारा तो देखिए मामला सजगता का है। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति की कई चीज़ें हैं जिनको हमें पहचानना पड़ेगा। एक तो ये व्यक्ति प्रारंभ से ही आक्रामक होगा ऐसा नहीं है। प्रारंभ से जब आक्रामक होने लगेगा तो फिर बीमारी बहुत विकृत हो चुकी है, उसको हमें अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा। नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर वाले लोग परफेक्शनिस्ट भी होते हैं, काम को बड़े लगन से जोर शोर से करते हैं और अच्छे से करते हैं, ये उनके अंदर गुण भी है। अब वो चूंकि अच्छे से कर लेते हैं, इसका वो दबाव डालते हैं, इससे वो दूसरे लोगों को दबा लेते हैं कि देखो मैं तो इतने अच्छे से इतने परफेक्शन से करता हूँ, तुम लोगों को कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो परिवार समाज में जहाँ भी ये आसपास होंगे लोग, तो उनके नीचे के लोग बिल्कुल दबे कुचले हुए होने लगते हैं। तो वो प्रारंभ में जो लगता है कि प्यार जता रहा है, तो ये भी एक चारा है, अच्छा, एक फूड है हंसाने का। हाँ, वो अचेतन रूप से कर रहा है, ऐसा नहीं कि जानबूझ के चारा डाल रहा है। वो पहले आपके ऊपर अतिशय प्यार लुटाएगा, तमाम गिफ्ट देगा आपको, तमाम तरह से ऐसे आकर्षक स्थितियों का निर्माण करेगा। फिर जब आप नहीं लौट कर उतना कर पाएंगे, तब उसका वो व्यक्तित्व निकलेगा नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर वाला कि प्रेम तो मैं ही करता हूँ, तुम्हें तो कोई प्रेम है नहीं। घर परिवार में समाज में हमको अक्सर यही जुमले सुनाई दे जाते हैं कि प्रेम तो हम करते हैं, तुम्हें तो कोई मतलब नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति लगातार उतने फुल जोश में नहीं हो सकता। नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर वाला व्यक्ति प्रारंभ से ही बड़े फुल जोश में होगा। इनका जो प्यार भी है वो बुलडोजर टाइप का होता है। जैसे ये चले आ रहे हैं और आप अगर सचेत और सावधान नहीं हुए तो आप क्रश हो जाएंगे इनके प्यार के नीचे। एक प्यार होता है कोमल बहती हवाओं वाला, स्पर्श करता है लेकिन आघात नहीं करता। इनके प्यार का बुलडोजर चल रहा है, आप लो ठीक से, नहीं लो तो उसके नीचे कुचले जाओगे। तो ये समस्या है। तो प्रारंभ इनका जो शुरुआत का सारा तल है वो कई बार लोगों को आकर्षक भी लगता है, इसीलिए लोग इनके शिकार भी होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बदलना संभव है? क्या अगला व्यक्ति कोशिश कर सकता है कि वो बदले? मतलब ये करना सही रहेगा या गलत रहेगा?
नहीं, उनको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनके अंदर अंतःप्रेरणा स्वयं जागनी पड़ेगी। नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर वाला व्यक्ति एडिक्टेड हो चुका है, अपनी आत्ममुग्धता का एडिक्शन, व्यसन। जैसे एक शराबी, ड्रग एडिक्ट, उसको अचानक उससे छुड़वा पाना संभव नहीं है कि आप उससे कहें, समझाएं कि मत पिया करो, लीवर खराब हो जाएगा। हाँ पता है, मत सिगरेट पिया करो, ये मत किया करो, फेफड़े खराब हो जाएगा। हाँ पता है, उसको सब पता है, लेकिन वो एडिक्ट हो चुका है। अब अगर उस एडिक्टेड पर्सन का हमको वो एडिक्शन छुड़ाना है तो फिर पूरी मेथोडोलॉजी होती है, पूरी मेडिसिन होगी, और वो भी तब कारगर होगी जब वो विलिंग होगा। यानी कि जितने समाज में हम ऐसे एडिक्टेड लोग देखते हैं, आज तक उनकी इच्छा के विरुद्ध तो उनको कोई भी ठीक नहीं कर पाया है। आप उनको रिहेबिलिटेशन में डाल दीजिए, उनको दवाइयाँ दे दीजिए, वो फिर वहीं के वहीं पहुँच जाएंगे। इसी तरह से नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर वाला व्यक्ति है, किसी दिन सौभाग्य से उसकी निगाह पड़ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या जीवन बना लिया है अपना, क्योंकि उससे दुखी लौट के आ रहा है, उससे उसको वो शांति तो मिलने वाली है नहीं, और उसको वो रियलाइज हो, तब वो बदल सकता है। फिर वो प्रस्ताव करेगा बदलने का या स्वयं कोशिश करेगा, लेकिन अपनी तरफ से आप जाएंगे बदलने तो संभव नहीं। आनंद श्री, जैसा आपने बताया कि नार्सिसिस्टिक पर्सन जो होता है, मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म का जो शिकार होता है, उसको समझाना मुश्किल होता है, लेकिन देखा तो ऐसा गया है कि वो समझाने वाली भूमिका में खुद ही रहता है। ऐसे ही लोग जो मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म के शिकार होते हैं व्यक्ति, वो लोग लीडर्स बन जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे स्पिरिचुअल लीडर हो, चाहे वो कल्टिस्ट लीडर हो। तो उनको समझाना मुश्किल है, लेकिन वो लोग खुद ही दूसरों को समझाते हैं और एक पूरा कल्ट बना लेते हैं। तो ऐसे लोगों से मतलब कैसे डील करना चाहिए, या उनके जो शिष्य बन जाते हैं उनको कैसे दूर होना चाहिए, या इसका क्या इलाज है? नार्सिसिस्ट जो मैलिग्नेंट हो गया है, उसका ये सबसे बेस्ट रिफ्यूज है, यानी कि सबसे अच्छी शरण स्थली है कि वो खुद उस भूमिका में आ जाए समझाने वाली, जिससे कि कोई उससे कुछ कह ही न सके। तो निश्चित ही ऐसे लोग गुरु बनेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उनको गुरु बनने से। यही लोग कल्ट बनाएंगे, यही कल्ट समाज में विध्वंस पैदा करेंगे। यही लोग ऐसे राजनेता बनेंगे जो पब्लिक को एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे, उनको शोषण करना चाहेंगे। यही लोग ऐसे बिजनेसमैन बनेंगे जो सब होर्ड करके अपने पास रख लेना चाहेंगे, अपनी ही वाहवाही लूटना चाहेंगे वो हर तरफ से। हर जगह छोटी छोटी पॉकेट्स में ये लोग इसी भूमिका में आ जाएंगे जहाँ पर वो समझा रहे होंगे। कितनी जगहों पर हम देखेंगे कि जो घातक आत्ममुक्ता का शिकार व्यक्ति हो गया है, वो दूसरों को उससे बचने के उपाय भी बता रहा है। और अध्यात्म तो इसका जानते ही हो कि सबसे अच्छा शरण स्थल है, कि वहाँ आया व्यक्ति, गुरु बना, फिर वो अपनी आत्ममुग्धता में खो जाता है। इसको मैंने हमेशा इस तरह से कहा कि हम पहचान सकते हैं, ये अपने को ही सर्वोपरि रखेगा। अब इस अगर तराजू पर हम तौलेंगे तो अभी के प्रचलित कितने कल्ट हैं और प्रसिद्ध कल्ट हैं, बड़े बड़े कल्ट हैं, जो सब उसी कैटेगरी में पड़ जाएंगे। मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट, वो एक सेना तैयार कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सर्वोपरि है। हर कल्ट की यही घोषणा होती है कि मेरा सत्य परम सत्य है। जैसे गांव में एक कहावत अपनी तरफ कही जाती है ना, अपना पूत पुतंगड़, दूसरे का पूत धतिंगड़। यानी अपना पूत पुतंगड़, दूसरे का पूत धतिंगड़, राक्षस हो गया, वो बेकार हो गया। तो कल्ट हमेशा इसी बात पर पनपते हैं कि मैं जो दर्शन फिलॉसफी दे रहा हूँ वो सबसे सही है। इनको अपनी तरफ ही सबको लौटाना है, अपनी तरफ। ऐसे कल्ट होंगे, इनमें एक और बड़ी खतरनाक चीज होगी, मैलिग्नेंट इसीलिए उनको मैं कह रहा हूं, वो परोक्ष अपरोक्ष रूप से उन लोगों को जो उनके बात को नहीं मानते मिटा देना चाहेंगे। अतीत में कई ऐसे कल्ट हुए
जो ये भविष्यवाणी करते रहते हैं 10-20 साल 25 साल के अंतराल पर कि अब प्रलय आने वाली, सब मिटने वाले हैं, मिटने में भी जो उस कल्ट के अनुयायी हैं वो बच जाएंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। ये क्या है? मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म, कि दूसरे लोगों का जीना भी हमें बर्दाश्त नहीं है, जो हमारी विचारधारा को नहीं मानते, वो मरने योग्य है। अब ये बात जिसने कही है वो सचमुच में मार भी सकता है। फिर ऐसे कल्ट लीडर पश्चिम में कई हुए जिन्होंने अपने अनुयायियों को इकट्ठा किया, जहर पिला दिया। एक कल्ट लीडर था, उसने फार्म हाउस में इकट्ठा किया, आग लगा दी। एक कल्ट लीडर और हुआ जापान में, उसने जहरीली गैस छोड़ दी तमाम जगहों पर, और उसके बड़े अनुयायी थे। भारत में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे लीडर्स दिखेंगे, लेकिन वो उस अतिरेक पर नहीं जाएंगे कि एकदम से वो मारना पीटना शुरू कर दें लोगों को। पश्चिम में तो वैसे उदाहरण भी आए, लेकिन जो अपने शिष्यों को बांध के रखना चाहते हैं। पूछा है ना कि शिष्य कैसे पहचाने और कैसे बचे, क्योंकि गुरुओं को तो मतलब समझाना तो मुश्किल ही है, मुश्किल है, शिष्य ही खुद बच सकते हैं। जिस दिन कोई गुरु ये कहता हुआ मिल जाए कि मैं ही सत्य को जानता हूँ, मेरे सिवा इस सत्य को कोई नहीं जानता, मैं बस पहली बार ट्रू कॉपी उसकी लेकर आसमान से सीधे डिलीवर करने चला आया हूँ, तो उससे बच जाना चाहिए। और जो ये कह रहा हो मुझे छोड़कर मत जाना कहीं, या परोक्ष अपरोक्ष रूप से लोगों को ऐसे बांध रहा हो, ऐसी कस्में दिला रहा हो, या लोगों को गिल्ट में डाल रहा हो, अगर वो किसी और को सुन लें, किसी और के पास चले जाएं तो उनको गिल्ट में डाल रहा हो, तुम चले गए हमको छोड़ के। ऐसे बड़े प्रसिद्ध लोगों के बारे में भी हम लोग सब जानते हैं कि वो परोक्ष अपरोक्ष रूप से बंधन डालते हैं। ये मैलिग्नेंट हो गया। स्वस्थ यही होगा, कोई रुकना चाहता है तो रुका है, कोई जाना चाहता है तो आज़ाद है, जा सकता है। कोई खोज में है, उसको तमाम जगह से सहायता मिल सकती है। तो शिष्यों को पहचानने की बस यही चीज़ है, जहाँ ये वातावरण बन रहा हो एक आधिपत्य का, वहाँ पर ये देर सवेर वो जहर घुलने वाला ही है। मतलब ऐसे पहचान के हम बाहर हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम पहचाने, और हमको समय व्यर्थ ही क्यों करना है। जहाँ ये घोषणा हो कि मैं ही सत्य को जानता हूँ और कोई नहीं जानता, मेरे सिवा या हमारी जैसी तरीके से कोई बताने वाला नहीं है, या तुम यहाँ नहीं आओगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, या यहाँ आ गए तो यहाँ से आगे कहीं मत जाना, फिर टाइम वेस्ट करोगे, तो छोड़ देना चाहिए जल्दी से जल्दी। बीमारी को पहचान कर जल्दी से उससे हटना चाहिए। लेकिन शिष्यों को क्या समस्या है, खोजियों को? उनको लगता है कि हम तमाम जगह जाकर, जैसे मधुमक्खी होती है ना, तो मधुमक्खी की तरह से उनको लगता है हम शहद इकट्ठा कर लेंगे। अब ये जो व्यक्तित्व है जो शहद इकट्ठा कर लेंगे, ये जो शिष्य खोजी है, ये खुद नार्सिसिस्ट है। ये मधुमक्खी जितना प्रयास करती है, श्रम करती है शहद बनाने में, जो उसकी टेक्नोलॉजी है, अल्केमी है, वो तो वो जानता ही नहीं। उसको पता है कि ऐसे ऐसे फूल घूमती है और शहद बना लेती है। ये कहीं टिकना नहीं चाहता, किसी का सम्मान करना नहीं चाहता, किसी के साथ श्रद्धा से बैठना नहीं चाहता। श्रद्धा और प्रेम से बैठना एक गुण है। हम किसी शिक्षक के साथ भी कुछ सीखना चाहें तो श्रद्धा अनिवार्य है। हम संगीत सीखने जाते हैं, गणित सीखने जाते हैं, तब भी तो हम कितनी श्रद्धा से जाते हैं। देखो, संगीत और ये सब गायन वाले गंडा बांधेंगे, सम्मान करेंगे, क्योंकि लगन नहीं रखोगे तो सीखोगे कैसे? कुछ समय तो लगाओगे। लेकिन ये जो नार्सिसिस्ट सीकर चलेगा, इसको लगेगा हमें, देखिए, मानना किसी को नहीं है, श्रद्धा किसी में नहीं रखनी है, हम यहाँ से भी पराग लेंगे, वहाँ से भी पराग लेंगे, फिर शहद बनाएंगे। तो अंत में होता क्या है, मधुमक्खी वाली जर्नी तो उसने शुरू करी, शहद वाली अल्केमी उसको पता नहीं। तो मधुमक्खी वाला डंक तो जरूर पैदा कर लेता है वो मधुमक्खी वाला डंक निकल आता है उसके, शहद वाली अल्केमी पता नहीं, शहद नहीं बनता, अंत में डंक बन गया। अब जब ये डंक वाला सीकर घूमेगा चारों तरफ और अनुभव इतना ले चुका है कि इस आश्रम में क्या चलता, उस कल्ट में क्या चलता, तो अनुभव ही हो चुका है। तो 99% संभावना है कि गुरु बन के बैठेगा। वो केवल डंक ही मारेगा, शहद नहीं देगा। और डंक बड़ा छुपा हुआ, बड़ा ऑर्नामेंटल छुपा हुआ होगा, वो वक्त पर निकलेगा और मारेगा डंक।
नंसरी, जो मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म आपने बताया है, तो जो मैलिग्नेंट स्पिरिचुअल लीडर हैं जो नार्सिसिज्म के शिकार हैं, उनसे जो लोग जुड़े हैं, तो आपने जैसा बताया कि ये कैंसरस होता है, फैलता है, जैसे मैलिग्नेंट मतलब फैलता ही है पूरा। तो वो इतना डिस्ट्रक्टिव होता है कि मान लीजिए जो शिष्य उनसे जुड़े हुए हैं, वो तो जब ख़त्म ही हो चुके होंगे तभी उनको पता चलेगा कि हम इस चीज़ के शिकार हो चुके हैं। तो इसको कैसे देखें हम लोग? इसको मुझे लगता है कि देखने का तरीका भी वही होना चाहिए जो मेडिकल साइंस में है। पीरियोडिक चेकअप होते रहने चाहिए, बीच बीच में चेकअप करते रहें अपना। सेल्फ चेकअप की कोई अवधारणा हमने विकसित नहीं करी। अब जैसे शरीर का जो मैलिग्नेंसी है वो भी तो यही करती है कि अक्सर लोगों को पता ही तब चलता है जब अंदर अंदर वो बहुत फैल चुकी है। और मैलिग्नेंट जो सेल है उसका काम भी तो यही है कि वो मरना नहीं चाहती। जैसे हर सेल प्रोग्राम्ड है बनने और मिटने के लिए, कैंसरस सेल वो सेल होती है जो बनी और वो बढ़ते रहना चाहती है। वही ट्यूमर बनता है, वही चारों तरफ फैलकर ख़त्म हो जाना चाहता है। तो मैलिग्नेंट चाहे वो अनुयायी हो, शिष्य हो, चाहे वो मैलिग्नेंट गुरु हो, कोई भी लीडर हो चारों तरफ, ये लोग भी इसी भय और इसी मानसिकता के शिकार हैं कि वो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। वो हर हाल में बचे रहना चाहते हैं, सब कुछ बचा लेना चाहते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से आ सकता है, व्यक्ति अपनी भावनाओं से आ सकता है, इन सारी आसक्तियों को वो बचा लेना चाहता है। कल्ट, रिलीजन, इन सबको बचाए रखने का उनको एक सहयोग देते हैं, सुविधा देते हैं, जिसमें वो अपने विचार को बड़ा संरक्षित करके रखते हैं। इसीलिए आस्था पर आघात होता है। आस्था पर आघात क्यों होना चाहिए? प्रेम पर आघात शब्द हम नहीं सुनते, क्योंकि जब कोई प्रेम में है तो इतना वो अपने प्रेम के रसमय है कि उसको कोई आघात लगता ही नहीं। लेकिन जो आस्थावान लोग हैं उनको अक्सर आघात लग जाता है, क्योंकि उनकी आस्थाएं कमज़ोर हैं, बीमार हैं, घाव बन चुका है, दिख नहीं रहा, इसीलिए जरा सा हाथ लग जाए चोट लग जाती है। तो अंदर अंदर कैंसर फैल चुका है और वो एक भय की अवस्था में घिरे हुए हैं कि छोड़ नहीं पा रहे। अगर वो बीच बीच में अपना सेल्फ चेकअप करते रहें, और इसके लिए मैंने तो मीटर दे ही दिया है, बीच बीच में वो देखें कि हमारी जो पीस है, हैप्पीनेस है, लव है, हार्मनी है, उसका इंडेक्स बढ़ रहा है, घट रहा है। बढ़ रहा है तो ठीक है, फिर आप ठीक जगह हो सकते हैं, या ये भी संभव है कि आप गलत जगह हों लेकिन आप उससे ठीक ही ले रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, ये भी संभव है, तो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन आप देखें कि आपकी पीस डिस्टर्ब होती जा रही है, या आपकी पीस इतनी फ्रेजाइल होती जा रही है कि बात बात पे डिस्टर्ब हो जाती है। यूँ तो आप पीसफुल हैं, आप एक ककून में पीसफुल हैं, आप उस मंदिर, मठ, आश्रम में जाते हैं तो शांत हैं, घर लौटते हैं शांति भंग हो जाती है आपकी। आप एक खास सेल में तो बहुत बड़े प्रेमपूर्ण हैं, भक्त हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उस दायरे से बाहर निकलते हैं आप प्रेम पीछे रखाते हैं, मधुमक्खी का डंक बाहर आ जाता है, बड़े इनसिक्योर हो जाते हैं। तो ये लोग इसीलिए अपनी जगहें, अपनी किताबें, अपने लोग, उनको बहुत पकड़ के रखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ही इनका ये बचा हुआ दिखता है। समाज के लिए इसीलिए लोग घातक भी हो जाते हैं और समाज इनको बड़ा परेशान करने वाला बन जाता है। उनको लगता है सारे लोग जैसे इनके दुश्मन हो गए। कोई दुश्मन नहीं हो गया, ये लोग सहजता भूल गए होते। तो प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता एक सहज, सजग, सचेतन स्थिति है। उसमें ठहरा हुआ व्यक्ति, एक समस्वरता में जो ठहरा हुआ व्यक्ति, वो सामान्य रूप से जी रहा है, उसको परेशानी नहीं है। तो ये चेकअप बीच बीच में करते रहना चाहिए कि हम इस तरह से जी रहे हैं कि नहीं, हम एक आश्रम में शांत हैं, यही महत्वपूर्ण नहीं है, हम अपने घर में भी शांत हैं कि नहीं, हम हिमालय में शांत हैं, ये इतना आवश्यक नहीं, हम बाजार में भी शांत हैं। ये अगर वो देख पा रहा है तब तो ठीक है, और जहाँ लगे कि इसमें गड़बड़ हो रही है उसको पुनर्विचार, पुनर्विश्लेषण करना चाहिए। अच्छा नंसरी, जो आपने मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म का जो उदाहरण दिया है काफ़ी अच्छा है, और मुझे लगता है हर एंगल पे ही वो फिट बैठ जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे सोशल वर्कर हो,
कोई भी लीडर हो, अगर वो ऐसा करता है और जो लोग उनसे जुड़ रहे हैं, आपने जो पैरामीटर दिया उससे हम पहचान ही सकते हैं। तो ये तो हो गया एक मतलब कल्टिस्ट अप्रोच का। अगर हम इसको एक रिलेशनशिप पे ले आएँ, जो जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो मैलिग्नेंट का शिकार है, तो अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम का भी शिकार होता है। मुझे लगता है वो हर तरफ से एक अटेंशन पाना चाहता है। तो बिल्कुल कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अटेंशन पाने के लिए वो मान लीजिए कि बड़े सज संवर के कहीं आया हुआ है और उसके सजने संवरने पे किसी ने कोई कमेंट नहीं किया या किसी ने कोई उसको प्रेज़ नहीं दिया, तो वो अपने आप को एक बड़ा मतलब कमज़ोर दिखाता है, या लगता है कि उसकी तबीयत कुछ ख़राब हो गई है कि अब लोग उस चीज़ पे कुछ कहें, लेकिन कुछ कहें ज़रूर, उसको सिंपैथी दें। तो इस चीज़ के मतलब हमको कैसे दूर होना चाहिए, या जो व्यक्ति इसका शिकार है उसको कैसे देखना चाहिए? ये बात महत्वपूर्ण है। इस पर भी बात हो सकती है कि अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम इन लोगों में बहुत ज़्यादा होगा। वो लगातार अटेंशन अपनी ओर लाना चाह रहे हैं। अब इस अटेंशन के पॉजिटिव नेगेटिव सारे पहलू हो सकते हैं। पॉजिटिवली कि वो कुछ सृजनात्मक करें, अच्छा करें तो अटेंशन मिले। नेगेटिव ये है कि वो बीमार ही पड़ जाए क्यों ना, तब भी अटेंशन मिले। अच्छे कपड़े पहने, अच्छी ज्वेलरी पहने, अटेंशन लें। ये जितना भी पार्टी कल्चर, शो ऑफ कल्चर है, वो इसी पर तो खड़ा हुआ है। वो जो महंगे अच्छे कपड़े पहनकर व्यक्ति कहीं जाना चाह रहा है, वो कई बार ये नहीं कि उसकी उतनी खुशी है, दूसरों से अटेंशन लेना है और अटेंशन लेकर कहीं ना कहीं दूसरों को कमतर बना देना है कि देखो मैंने तो ये ऐसे महंगे कपड़े पहने थे और दूसरे ने नहीं पहने थे। हम पार्टी में गए, सारे लोग मेरी तरफ ही झुके हुए थे, बिल्कुल सब मेरी पूंछ में ही लगे हुए थे। जितनी पूंछ कोई तलाशेगा उतनी ही उसकी पूंछ टेढ़ी होती जाएगी। उतनी पूंछ और पूंछ का ये रिश्ता है। और ये अटेंशन सीकिंग में डिस्ट्रक्टिव भी हो जाएंगे, सेल्फ के लिए भी और बाहर के लोगों के लिए भी। एक बार एक किस्सा मैंने सुना है, बड़ा रोचक किस्सा है। एक गांव में महिला थी और सोने की एक सुंदर सी अंगूठी बनाई। इतनी समृद्ध नहीं थी कि बहुत ज्वेलरी उसके पास हो, तो एक अंगूठी बनाई उसने। बहुत उसको लगा कि हमने बड़ा अचीवमेंट कर लिया। घर में किसी ने तारीफ नहीं करी, किसी ने देखा नहीं, तो उसने सोचा कि जो भी जानने वाले नाते रिश्तेदार मित्र परिजन हैं उनको दावत पर बुलाते हैं, तो तब तो लोग देखेंगे, तारीफ करेंगे। तो उसने हलवा पूड़ी सब्जी सब बनाई और सबको ऐसे अंगूठी जैसे उंगली में पहने थे ऐसे पूड़ी दे रही थी, लीजिए भैया लीजिए और लीजिए और लीजिए। अब लोग हलवा पूड़ी खाने में मस्त थे, तो उन लोगों ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। अब वो बहुत परेशान कि क्या करें, किसी ने अंगूठी की अभी तक तारीफ भी नहीं करी, देखा भी नहीं। तो खाना बनाते बनाते उसने घर में आग लगा दी। जब आग लगी तो वो वही वाली उंगली आगे करके आग लग गई, आग लग गई। तो किसी ने देखा, अरे बिटिया तो बड़ी सुंदर अंगूठी पहने हो। कि नहीं जिज्जी पहले ही देख लेती तो घर में आग काहे को लगती। तो ये नार्सिस्टिक पर्सन इस तरह से, ये तो एक कहानी है, अटेंशन पाने के लिए विध्वंस भी कर सकता है कि अटेंशन मिल जाए किसी भी रूप में उसको। कई लोग कृत्रिम रूप से वो विध्वंस रच देते हैं। इसको सैडिस्टिक भी इसमें जोड़ सकते हैं। सैडिस्टिक बिल्कुल कि खुद को भी हार्म कर सकते हैं, दूसरे को भी हार्म कर सकते हैं। बिल्कुल सैडिस्टिक, मैसोचिस्टिक जो अपने को, सैडिस्टिक दूसरे को, ये दोनों प्रवृत्तियां हैं। बस उसकी आत्ममुग्धता है, उसकी आत्ममुग्धता इतनी प्रचंड हो चुकी है कि उसके चलते हुए आत्ममुग्धता का मतलब ही हो गया कि अपने को सर्वोपरि, सेल्फ ग्रैंडियोज जो है उसकी महानता का दम है, वो दूसरों को पीड़ित भी कर सकता है। आत्ममुग्ध लोग इसके सिवा और काम कर भी क्या रहे हैं, निकल रहे हैं, दूसरों का जीवन कैसा होता है कैसा नहीं होता उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस ऐसे जो मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट पर्सन की अगर बात देखी जाए तो उसमें करुणा का सर्वथा अभाव हो। बुद्धा ने जब बात की करुणा की तो उन्होंने शायद इसीलिए इसको इतना सर्वोपरि रख दिया। करुणा, दूसरों के प्रति सहृदयता, संवेदनशीलता। लेकिन जो ये
कैंसरस आत्ममुक्तता का व्यक्ति होगा उसमें करुणा का अभाव होगा, विशुद्ध मैत्री का भी अभाव होगा। हो सकता है मित्र बहुत बनना चाहे, लेकिन मित्र बनकर भी वो मैत्री की जो शुद्धता है उसमें नहीं जाएगा। मित्र बनकर और मित्र बनाकर वो ग्रुप बनाएगा। उन्हीं को हम कहते हैं चाटुकारों के ग्रुप, झूठी तारीफ करने वालों के ग्रुप। चारों तरफ हम निगाह दौड़ाएं, ऐसे तमाम जगहों पर ऐसे लोग जुटे होते हैं। वो घुमा फिराकर वो उसी जगह पहुंच जाएगा जहां लोग उसकी ही तारीफ कर रहे हैं। इतनी महानता है उसके अंदर, वो व्यक्ति नुकसान तो पहुंचा ही सकता है किसी को, और अपने को नुकसान कैसे पहुंचाएगा, ये उसका अंतिम हथियार होगा। दूसरों को पहुंचाया फिर भी बात नहीं बन रही है तो अपने को नुकसान पहुंचाओ, तब तो लोग अपने ऊपर ध्यान देंगे। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा उपवासी, तपस्वी, अनशन करने वाला हो सकता है। तुम्हें कोई झक चढ़ी, तुम आमरण अनशन पर बैठ गए। बात सही है गलत है इस पर डिबेट करिए, समझिए बात को, लेकिन आप अपनी बात मनवाने के लिए तुमने कहा मैं अन्न जल का त्याग करता हूं। अपने ऊपर आ गया व्यक्ति, नार्सिसिस्ट है, आत्ममुग्ध है, उसको लग रहा है कि यही सही है, अपनी बात मनवाने के लिए अपने को कष्ट में डाल रहा है। कई बार अनंत श्री अपनी बात मनवाने के लिए, मतलब हो सकता है कि वो लार्जर मतलब अच्छे के लिए ये हो, तो नार्सिसिस्टिक अगर कोई ऐसे कर रहा है और अगर कोई जेन्युइन व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? यही जो आप 4 चीज़ बताते हैं, प्रसन्नता, शांति, ऐसे जैसे गांधी जी का अगर मैं उदाहरण लूँ, उन्होंने भी एक सुधार के लिए आमरण अनशन रखा, कई सारे उन्होंने मूवमेंट चलाए। तो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति भी तो ऐसा ही कर सकता है ना? वो कर सकता है, लेकिन गांधी जी को अगर देखें तो उनके पास एक लार्जर विजन था। जनता की जो त्रासदी थी और एक सताने वाली सत्ता थी, उससे मुक्त होने के लिए वो अपनी बात को सामने रख रहे थे। और फिर गांधी का सम्मान और स्वीकार्यता इसलिए भी बढ़ी, गांधी को अगर देखें तो वो लगातार इवॉल्व होते हुए व्यक्ति हैं। जो पीछे हैं वो बाद में नहीं रह गए, यानी कि जब उनको अपनी गलती समझ में आ जा रही तो उसको सुधार ले रहे हैं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति कभी अपनी गलती नहीं सुधारेगा, वो एक सिकुड़ने वाली अवस्था में ही चला जाएगा। वो चले जाएगा, वो तो मानता ही है कि हम सही हैं, यही है। गांधी की अगर हम सारी जीवन यात्रा देखें तो उनके तमाम पड़ाव हैं जब अपने पिछले विचार से आगे चले गए, उनको लगा कि नहीं ये नहीं सही था, ये सही है। तो ये व्यक्ति ठीक है, आज उसको ये सही लग रहा है तो उसने उस पर अपना संघर्ष किया, कल उसको लगा कि ये ठीक नहीं था तो उससे आगे चला गया। ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति नहीं करेगा, ये वो नहीं करेगा। क्योंकि मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म का जो शिकार अगर स्पिरिचुअल लीडर देखें तो वो भी एक विज़न भी लोगों को दिखाते हैं कि हाँ तुम्हारे हित के लिए होगा। तुम उसका एक उदाहरण ऐसे समझें तो बात बड़ी सरलता से समझ में आएगी, जिसको मैं कहता हूँ आक्रामकता अध्यात्म की, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो जाएगी। हम भारत में भगवत गीता का इतना महत्व देते हैं। महत्व क्यों देते हैं? इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण इतने करुणावान, इतने धैर्यवान गुरु के रूप में हैं। 18 अध्याय तक वो समझा रहे हैं, एक ही बात वो घुमा फिरा कर बार बार पूछता है, उसको जवाब दे रहे हैं। अध्यात्म में ये धैर्य और ये करुणा जब है तो उसके मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट होने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर जल्दबाजी बहुत है, श्री कृष्ण ये भी तो कह सकते थे यही सारी बात है, तुम्हें समझ में नहीं आ रही, जल्दी जल्दी समझो, नहीं समझो तो कोई और उपाय बताएंगे, या 2 अध्याय बोले और भन्ना के निकल गए, हो गया बहुत, तुम्हारी समझ में तो आएगा ही नहीं। लेकिन वो प्यार से 18 अध्याय मुस्कुराते हुए बोलते जा रहे। 18 पे ख़त्म हो गई, 36 पे भी जा सकती थी, 72 पे भी जा सकती थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही चलते चले जाते। तो जो ठीक अर्थों में अध्यात्म है उसका गुणधर्म ही धैर्य और प्रतीक्षा होता है। मैलिग्नेंट अध्यात्म जहाँ कहीं भी होगा उसमें जल्दबाजी, जल्दी परिणाम की आकांक्षा, फिर वो इंस्टेंट कोर्सेज भी बनेंगे, 15 दिन में इनलाइटनमेंट,
3 महीने के कोर्स में पूरा ज्ञान। एक बच्चा गर्भ में आएगा तो 9 महीने लेगा, हम क्या जल्दबाजी करेंगे? तो इसीलिए अध्यात्म मातृत्व जैसी चीज है, और गुरु भी अगर है तो माँ जैसा है। बच्चा 9 महीने में आएगा, जल्दबाजी में क्या करेंगे? धैर्य के साथ इंतजार करना पड़ेगा, समझ आएगी आते आते। समाज धीरे धीरे बदलेंगे, लोग धीरे धीरे बदलेंगे। तो जल्दबाजी में लोग आक्रामक हैं, थोपना चाहते हैं, उनको जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। वो जो प्रोसेस है उस सबको डिस्टर्ब कर देना चाहते हैं, जिसको आप मिलिटेंट स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, उस पर तो अलग से पूरी बात करनी होगी, मिलिटेंट स्पिरिचुअलिटी पे। अनंत श्री, अभी तो आपने जितना भी मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म का बहुत एक्टिव पार्ट हम लोगों ने देखा और समझा, अगर इसका एक पैसिव पार्ट देखा जाए कि अगर मान लीजिए मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म व्यक्ति है, अगर वो अपने करे हुए चीज़ में सफल नहीं हो पाता है, तो कई बार वो देखा जाता है कि पछतावा, एक गिल्ट में ऐसे जाने वाला बन जाता है, एक बेचारा टाइप हो जाता है। ये तो एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट ये है मेरा कि क्या नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है वो अपने नार्सिसिज्म को सेल्फ लव में ट्रांसफॉर्म कर सकता है? इस सारे विषय को हमें सिस्टमेटिक ढंग से निश्चित ही समझ लेना चाहिए, जो दोनों बातें रखी हैं। जो मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट है वो एक्टिव होगा, जो बात पूछी बड़ी अच्छी है, और अगर वो सक्रिय होकर सफल नहीं हुआ अपनी आत्ममुग्धता को पोषित करने में, नर्चर करने में, तो पैसिव में जाएगा, निराश होगा। तो ऐसे लोग एक बेचारापन ओढ़ लेते हैं, वो एक बेचारेपन में जिएंगे और वो बेचारेपन से सबको त्रस्त कर देंगे। आत्ममुग्ध व्यक्ति का सारा काम ही सारा अटेंशन अपने ऊपर बनाए रखे। तमाम परिवार ऐसे होंगे जहाँ एक व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जिसने बेचारेपन का आवरण ओढ़ लिया है, अब पूरा परिवार उसकी तरफ लगा हुआ है। वो बीमारियों से बना सकता है, असफलताओं से बना सकता है। इसीलिए कई बार बीमारियां भी लोगों की बड़ी कृत्रिम होती हैं। बीमारी होती नहीं है वो, लेकिन वो बेचारापन ओढ़ने के लिए, ये है नार्सिसिस्ट पर्सन, बीमार व्यक्ति है, लेकिन सफल नहीं हो पाया। हर व्यक्ति तो सफल नहीं होता, समाज तो बड़ा सक्रिय है, तो सब असफलता की गुंजाइश तो बहुत ज़्यादा है। 2 नार्सिसिस्ट लड़ेंगे तो तगड़ा वाला सफल होगा, कमज़ोर वाला हार जाएगा। कमज़ोर वाला कहाँ जाएगा? तो कमज़ोर वाला हर घर परिवार में मिल जाएगा। तो ये लोग मानसिक रूप से कृत्रिम बीमारियां भी अपने अंदर डाल लेते हैं। परेशान हैं, बीमार हैं, आए दिन डायग्नोसिस हो रही है, फिर यही लोग बैठ के बताएंगे रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है लेकिन परेशानी है। फिर यही लोग तमाम तरह के ऐसे अंधविश्वास फैलाने वाले बाबाओं के पास जाएंगे, जहाँ बाबा जी चुटकी बजाएंगे और वो ठीक हो जाएंगे। कोई बीमारी है ही नहीं इसको, इसने तो मानसिक रूप से ओढ़ी हुई है, ठीक हो जाएगी। वहाँ क्यों ठीक हुई? ये जो ठीक कराने गया है, ये उस गुरु और इस व्यक्ति के बीच बड़ा गहरा रिश्ता है। ये बीमार व्यक्ति भी नार्सिसिस्ट है, इसको लगता है कि पूरी कायनात इसके ऊपर चमत्कार करने के लिए आतुर है। इतना इम्पोर्टेंट है। इतनी बड़ी कायनात में हमें तिनके से ज़्यादा, तिनका भी तो कहना बड़ा ज़्यादा हो जाता है, मतलब नगण्य है हमारा वजूद। लेकिन ये व्यक्ति जो कहीं हाथ जोड़ के खड़ा है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ये नार्सिसिस्ट है, बीमार व्यक्ति है ये। अब लाखों की भीड़ में इसको लगता है कि इसके ऊपर अटेंशन मिला, ये ठीक हुआ, इसके साथ चमत्कार हुआ, ये इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, दैवीय शक्तियाँ इसके लिए चमत्कार करने के लिए आतुर हैं। तो ये एक भोजन बन गया उस अंधविश्वास फैलाने वाले गुरु के लिए। एक चल रहा है, एक दुष्चक्र चल रहा है, दोनों एक दूसरे को पोषित कर रहे हैं। बड़ा गहरा आपने एक साइकिल दिया। हाँ बिल्कुल, दोनों पोषित कर रहे हैं। तो अब ये अगर वहाँ नहीं जा रहा है, घर में बैठा हुआ है, रो रहा है, परेशान हो रहा है आए दिन, लेकिन पूरे परिवार को चकरघिन्नी के नाच में नचाए रखेगा। लोग उसी के पीछे लगे भी, उसके पीछे लगे। बीमार व्यक्ति क्या इतना सदा से और करुणावान नहीं हो सकता है कि बीमार है, अपनी बीमारी का सामना करे और परिवार को भी अपना जीवन जीने दे? परिवार को वो जीवन नहीं जीने देंगे। वो कहेंगे कि मैं बीमार पड़ा हूँ, तुम बैठकर चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, गिल्ट में डाल देगा सबको। सब लोग गिल्ट में पड़े हैं। अब वो बीमार है, मैं ठीक से खाना भी नहीं खा सकता, तमाम ऐसे तीमारदार हैं।
ये विकृत स्थिति है, ये पैसिव जो हार गया है व्यक्ति बेचारेपन के आवरण में, तो ये पूरे बहुत बड़े दायरे हैं। अब उदाहरण इसका विपरीत का जो वो भी देख लेना चाहिए। ऐसे लुमिनस लोग भी होते हैं प्रकाशित। जब बड़े भाई मेरे बीमार थे, मैलिग्नेंसी की बात चले तो उनको ब्रेन ट्यूमर था, मैलिग्नेंट था, कैंसरस था। लिटरली मैं कभी कभी हैरान रह जाता था कि एक व्यक्ति जिसको सचमुच में हर तरह से सहायता की आवश्यकता है, उनको हमें बाथरूम पकड़ के ले जाना पड़ता था, उनको हर चीज़ में सहायता देनी पड़ती थी, भोजन करने में सहायता देनी पड़ती थी। बाद की स्थिति जब लास्ट स्टेजेस थी, हर चीज़ में उनको कोऑपरेशन नीडेड था। यहाँ तक कि चूँकि ब्रेन में था ट्यूमर, तो उनकी स्मृति प्रभावित हो गई थी। उनको दवा कब लेनी है नहीं लेनी ये भी उनको पता नहीं था, तो वो भी हमको देनी है। उस कंडीशन में वो हमेशा हमसे यही कहते थे, जाओ कहीं घूम आओ, टहल आओ, यहाँ मत बैठो, अपना काम करो, हम कर लेंगे, हम कर कुछ नहीं पाएंगे लेकिन हम कर लेंगे, तुम जाओ अपना काम करो। और फिर वो जो कंपैशन था मैंने ऐसा विकसित होता है वो देखा, मुझ पर ही नहीं, कोई भी डोमेस्टिक हेल्प कोई भी आ जाए, तुमने कपड़े ठीक से नहीं पहने, सर्दी है, जाड़ा लग जाएगा, खाना खाया तुमने, सब किया। आदमी अपनी भयंकर तकलीफ में है लेकिन वो शांति से चुपचाप अपनी जगह, और दूसरों के कंसर्न। ऐसे लोग भी हो सकते हैं, ऐसे लोग होने चाहिए समाज में। लेकिन एक बीमार, एक लाचार, एक बेचारगी में घिरा व्यक्ति पूरे समाज परिवार को तबाह कर देना चाहता है। एक तो वो चीज़ है, इससे हमको बचना चाहिए, ये अंतर्दृष्टि सबको मिलनी चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा जो सेवा भाव है, ये ना पाने की इच्छा रखनी चाहिए, ना करने की हमको ज़रूरत होनी चाहिए। हम जितना ज़रूरी है उतना कर दें और फिर हम शांत ठहरे रहें, अपने को गिल्ट में ना डालें। अगर कोई व्यक्ति बेचारगी में पड़ गया है तो आप जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे, फिर शांत हो जाइए, फिर उसके ब्लेम गेम का शिकार मत होइए। दूसरी बात जो पूछी कि क्या जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति है वो अपने सेल्फ लव की हेल्दी कंडीशन में, स्वस्थ स्थिति में कभी लौट सकता है? बिल्कुल लौट सकता है। हमको उम्मीद तो कायम ही रखनी चाहिए। रिकग्निशन हर व्यक्ति के लिए जैसे ही पहचान की स्थिति बनती है वो वापस लौट सकता है। सेल्फ लव ही विकृत होके आत्मविफलता में चला गया है, नार्सिसिज्म में चला गया है, तो वापस वहां लौटाया जा सकता है। वो सजगता से सारी चीज को देखे। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति के लिए जो अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर उसके लिए हम आध्यात्मिक साधना की कोई चीज़ बताएं तो उसको केवल अपने पूरे जीवन की प्रक्रिया, जीवन के परिणाम, उनका अवलोकन करना है। अवलोकन करते करते अचानक क्लिक हो सकता है, तो हो सकता है वो लौट जाए। जिसको आप कहते हैं कि हर कहीं इशारा छुपा होता है। हर कहीं इशारा छुपा है। संभावना तो सभी के लिए खुली है, लेकिन ये व्यक्ति अवलोकन अपने जीवन और जीवन की प्रक्रिया और परिणामों का नहीं करना चाहेगा। नार्सिसिस्ट व्यक्ति योग करना चाहेगा, साधना करना चाहेगा, ध्यान विधियां करना चाहेगा, हिमालय जाना चाहेगा, जंगल जाना चाहेगा, सब कुछ करना चाहेगा। सेल्फ लव की तरफ लौट सकता है मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट व्यक्ति, क्योंकि वही विकृत होकर तो वो आगे गया है। लेकिन हर समस्या जैसे सॉल्व होती है वैसे ये भी होगी। पहले समस्या की पहचान, रिकग्निशन। अगर वो व्यक्ति रिकग्नाइज कर लेगा अपने आप को कि हाँ समस्या है और मेरे जीवन में जॉय नहीं है, मेरे जीवन में शांति नहीं है, मैं ये सब इकट्ठा कर रहा हूँ, लोगों को प्रभावित कर रहा हूँ, लोगों से अटेंशन ले रहा हूँ, लेकिन इससे मेरे जीवन की गुणवत्ता में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये उसको देखना होगा। जिस दिन वो देख लेगा उस दिन वो अपने सेल्फ लव की तरफ लौट आएगा। सेल्फ लव है अपने जीवन की गुणवत्ता और अपने जीवन के महत्व को पहचानना। मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने जीवन के महत्व को नहीं पहचानता, इसीलिए वो मर सकता है, मार सकता है, घातक हो सकता है, समाज के लिए पूरी तरह डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ये जितने भी तानाशाह हुए हैं समाज में, जिन्होंने इतना विध्वंस मचाया है, ये सब मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म का ही उदाहरण है। बस
व्यक्ति के लिए आशा की किरण यही है, और वही आध्यात्मिक साधना भी है कि पूरे जीवन का अवलोकन करें, जीवन की प्रक्रिया का, और अपने जीवन में आ रहे आंतरिक और बाहरी परिणामों का अवलोकन करें। वहाँ से उसको दिखाई दे जाएगा। वही हमारा कसौटी का पूरा आयाम, पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी। अगर वो खो रहे हैं तो उसको पुनरावलोकन करके शांति से देखना चाहिए, और फिर वो धीरे धीरे लौट आएगा। बढ़ रहे हैं तो फिर वो मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म में हो ही नहीं सकता। पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी के साथ हो ही नहीं सकता। उसमें वो ऐसी औषधि है कि वो आपको चारों तरफ इनको फैलाने वाला ही बनाती है। तो ये सारी बात है। संभावना पूरी है, आशा की किरण सभी के लिए। जीवन कभी इतना खराब नहीं होता है कि वापस लौटा ना जा सके। गहनतम अंधेरे से घिरा व्यक्ति भी रोशनी की किरण तक वापस आ सकता है। बहुत अच्छा आनंद से बातचीत रहा, और मुझे लगता है कि आपने नार्सिसिज्म के, मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म के लगभग जितने डायमेंशन हैं आपने सबको स्पर्श किया। और सबसे मज़ेदार बात आनंद श्री आपके साथ ये रहती है कि आप इतने सरल शब्दों में आप समझाते हैं कि लोगों के समझ में भी आती है। तो अगला पॉडकास्ट हम लोग एक नए विषय पे करेंगे आनंद श्री। नमस्कार। आभार, आपने पूरा पॉडकास्ट सुना। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज हमने आनंद श्री से जो विषय पे बातचीत की है, लगभग हमने नार्सिसिज्म के हर एंगल को हम लोगों ने कवर किया है, और बहुत सुंदरता के साथ कवर किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आनंद श्री से हम लोग को जो भी अंतर्दृष्टि मिली होगी, उससे हम लोग अपने जो पर्सनल रिलेशन में हैं, या समाज में हैं, या परिवार में हैं, अगर कहीं पे भी नार्सिसिज्म का कोई व्यक्ति है तो उससे हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, ये हम लोग ने समझा। समाज में हम लोग कैसे टैकल करेंगे, ये हम लोगों ने समझा। और ख़ुद को भी अगर हमें अवलोकन करना है खुद का, वो हम लोगों ने बहुत ही सरल शब्दों में समझा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। सभी मित्र प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।